हाँ, तो बच्चों आपने पार्ट 1 में देखा कि हमने सेक्शन ए जो कि होता है एमसीक्यू का सेक्शन और 1 मार्क का क्वेश्चन वो हमने कंप्लीट कर दिया था। अब बढ़ते हैं पार्ट 2 की तरफ जिसमें मैं सेक्शन बी यानी 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन है और सेक्शन सी भी जितना हो सकता है उतना इसी पार्ट में कवर करने की कोशिश करूंगा। मेरी एक्सपर्टीज के साथ मैंने ये पूरा गेस पेपर बनाया हुआ है, मैंने इंट्रोडक्शन में बोला था। और अगर आपको लगता है कि कोई बच्चा अगर लातूर सिटी से बिलोंग करता है तो उसके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है कि यहाँ पे ऑफलाइन बैच भी मेरी चलती है, जिसमें ऐसे जो मैं पढ़ा रहा हूं ना इस तरीके का कंटेंट साल भर के लिए मिलेगा। बराबर, तो ऑफलाइन बैच भी है अपनी। अगर आप यहाँ पे मैं एड्रेस भी डिस्क्रिप्शन में एड्रेस भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एड्रेस भी डालूंगा और फोन नंबर भी डालूंगा, वहां पे आप कांटेक्ट करके आ सकते हो अगर कोई लातूर सिटी से बिलोंग करता है तो बढ़ते अगली सेक्शन बी की तरफ। ओके, चलो तो बच्चों देखिए, तो सेक्शन बी यहां से स्टार्ट हो रहा है जो कि होते 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते इसमें से। तो पहला सवाल है आपका, पहला सवाल है लॉजिक पे, पहला सवाल है आपका मैथमेटिकल लॉजिक पे। एक बार देखना सवाल और आप वीडियो पॉज करके इस सवाल के लिए आप देखना कि इसका सॉल्यूशन क्या आता है या फिर आपका लास्ट कॉलम की एंट्रीज क्या आती है। वैसे तो ये वीडियो आपका रिकॉर्डेड है, लेकिन आप बिल्कुल आप कमेंट में बता देना कि आपको मतलब वीडियो कैसे लग रहा है, कंटेंट कैसे लग रहा है, जरा कमेंट में बताते जाना आप। तो कंस्ट्रक्ट ट्रूथ टेबल बोला है, तो यहां पे क्योंकि आपको 2 स्टेटमेंट के साथ डील करना है, पी और क्यू, 2 स्टेटमेंट के साथ डील करना है। यहां आपको जरूरत पड़ने वाली है P इंप्लाइज Q की, फिर आपको जरूरत पड़ने वाली P इंप्लाइज Q एंड Q की। आप इसे A बोल देना, ऐसे आप एग्जाम में भी कर सकते हो। और एंड में आपको A इंप्लाइज P निकालना, एंड में आपको A इंप्लाइज P निकालना। तो आपको पता है कि ये कुछ ऐसे होगा। इसमें आपको पता है कि रोज कितने आती है, रोज आती है 4, टी टी यफ यफ, बराबर। तो यहां पे एक लगा देंगे, यहां पे एक रो लगा देंगे और यहां पे एक रो लगा देंगे। और इसका आता है टी एफ टी एफ, टी एफ टी एफ, बराबर। तो यहां पे इंप्लीकेशन में क्या होता है, इंप्लीकेशन में ऐसे याद रखो कि इंप्लीकेशन में टी इंप्लाइज यफ, यफ होता है बाकी सब टी होते। टी इंप्लाइज यफ, यफ होता है बाकी सब टी होता है, बिंदास लिखो। अब इसका एंड लेना है क्यू के साथ, मतलब इन दोनों में एंड, एंड में क्या होता है, एंड में टी 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 होता है बाकी सब यफ होता है, टी 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 होता है बाकी सब यफ होता है। तो टी 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 यफ है ना, टी और यफ। अब आपको ए का इंप्लीकेशन पी पे डालना है। याद रखो किसका इंप्लीकेशन किस पे जा रहा है, आप ये लगा रहे हो, ए इंप्लाइज पी लगा रहे हो, ए का इंप्लीकेशन। तो टी इंप्लाइज टी, टी आता है सर। यफ इंप्लाइज टी, टी आता है सर। टी इंप्लाइज यफ, यफ आता है। एंड यफ इंप्लाइज यफ, टी आता है। तो आपका आंसर होगा लास्ट कॉलम टी टी एफ टी। आई होप आपका भी यही बना होगा, थोड़ा सा टेबल अच्छे से अरेंज करके आंसर मिल सकता है आपको। ठीक है, आगे बढ़ते। ये इंप्लीकेशन बच्चा गलती कहां पे करता है पता है, इसका इंप्लीकेशन यहां पे लेता है, टी इंप्लाइज टी, टी टी इंप्लाइज यफ, बोलता है कि सर यहां यफ आना चाहिए, गलत है, इसका इंप्लीकेशन इस पे जा रहा है। ऑर्डर इंपॉर्टेंट होती है इंप्लीकेशन में, कौन किसकी तरफ जा रहा है ये इंपॉर्टेंट होता है। आगे फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ, तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, बराबर। tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, वी नो दैट, वी नो कि जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा, इसका होता है एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। इसका क्या होता है, एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा, बराबर। तो इस हिसाब से आप आगे भी जा सकते हो।
तो यहां पे देखो tan स्क्वायर थीटा, अब इसको tan स्क्वायर अल्फा की शक्ल में लिखना है तो tan स्क्वायर पाई बाय 4 आएगा। देयरफॉर इसका जनरल सॉल्यूशन आएगा थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाय 4, n पाई प्लस माइनस पाई बाय 4, इस तरीके से। ठीक है, ये आपका 1 मार्क का क्वेश्चन रहा, ये आप जरूर नोट डाउन करते होंगे, ऐसे मुझे लगता है, तो बिल्कुल इसे अच्छे से लिख लो आप। तो हमने अभी 1 मार्क की 2 क्वेश्चन बना दी, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। सो अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, सेक्शन बी का क्वेश्चन 5। ऐसे मैट्रिक्स दे रखा है और बोला है कि मैट्रिक्स क्या है, नॉन सिंगुलर। ये किस लिए दिया होगा, क्योंकि इसका कहना है कि इनवर्स एग्जिस्ट करता है, क्योंकि आपको पता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आता है, जिसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, नॉन जीरो। और आपको बोला है कि ए इनवर्स फाइंड करो बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ, सिंपल सा सवाल है, 2 मार्क्स का सवाल है। तो यहां पे आप देख लो कि सबसे पहले आपको याद रखना है कि आपको लगाना है रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो रो ट्रांसफॉर्मेशन में आप क्या करते हो, ये वाला इक्वेशन एज्यूम करते हो, ए इनवर्स इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई। तो यहां पे आपने इस मैट्रिक्स को लिया बराबर, और यहां पे आपने ए इनवर्स लिखा और यहां पे 1 0 0। तो आपको करना क्या है, स्टेप वाइज अगर मैं बताऊं तो इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना, क्योंकि अगर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना, क्योंकि और आपको पता है कि रो ट्रांसफॉर्मेशन जब ऐसे किसी इक्वेशन में आता है, चलो मैं बेसिक से जाता हूं, समझो मेरे पास ऐसा कोई मैट्रिक्स इक्वेशन है, तो आप हमेशा याद रखो कि ऐसे किसी भी मैट्रिक्स इक्वेशन पे जब आप रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हो तो वो सिर्फ ए और सी पे अप्लाई होता है, बी रिमेन्स अनचेंज। और अगर ऐसे किसी इक्वेशन पे आप कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हो तो दिस कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन विल अप्लाई ओनली ऑन बी एंड सी, इन दैट केस ए रिमेन्स अनचेंज। तो इसलिए ऐसे इक्वेशन लेना होता है, आपके टीचर ने शायद आपको बताया होगा, हाँ भाई रो ट्रांसफॉर्मेशन लेना है तो बस ऐसी इक्वेशन लेनी होती है। उसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि मैट्रिक्स इक्वेशन में जब आप रो ट्रांसफॉर्मेशन करते हो तो अलाउड होता है बस बी और सी पे करना, सॉरी ए और सी पे करना, बी रिमेन्स अनचेंज। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन ओनली कैन बी अप्लाई ऑन बी एंड सी, ए रिमेन्स अनचेंज। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो आप हमारा काम रहेगा कि इसे आई में कन्वर्ट करना। अगर ये आई में कन्वर्ट हुआ, ए इनवर्स रिमेन्स अनचेंज, और यहां पे एक नया मैट्रिक्स आएगा, तो आई इंटू ए मैट्रिक्स क्या होता है, दैट मैट्रिक्स, और ये जो न्यू मैट्रिक्स होगा वही आपका आंसर होगा। तो ये चीज आपको वहां पे करनी, ये चीज आपको वहां पे करनी। चलो, तो यहां पे हम इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करते, इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करते। और वैसे भी ए इनवर्स तो पॉसिबल है ना, क्योंकि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोला है, तो ए इनवर्स तो पॉसिबल बिल्कुल है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, ये आप पहले देख लो कि इसका इनवर्स, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए यहां 1 की जरूरत है, यहां 1 की जरूरत है, और यहां भी 1 की जरूरत है, बराबर। तो आप एक चीज ऐसे कर सकते हो कि मैट्रिक्स में फर्स्ट रो को आप यक्स से डिवाइड करो, मतलब ऐसे देखो, R1 चेंजेस टू R1 बाय यक्स, ऐसे किसी नंबर से आप कर सकते हो। R2 चेंजेस टू R2 बाय यक्स, एंड R3 चेंजेस टू R3 बाय यक्स, है ना। सॉरी, यहां पे Y होगा और यहां पे Z होगा। तो इसका काम तो बन गया, है ना। ये तो आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो गया ना अब, क्योंकि इस रो को हमने यक्स से डिवाइड किया, इसे Y से, इसे Z से, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना, ए इनवर्स रिमेन अनचेंज। और यहां पे क्या बना, यहां पे बना 1 बाय एक्स, 1 बाय वाई, और यहां पे बना 1 बाय जेड। आई इंटू ए इनवर्स, ए इनवर्स। तो बस यही आपका आंसर होना चाहिए। और इसे आप एज अ शॉर्टकट भी याद रख सकते हो कि ऐसा कोई डायगोनल मैट्रिक्स अगर आपको दिखता है, कोई डायगोनल मैट्रिक्स आपको दिखता है, तो उसका
इनवर्स फाइंड करने का ये तरीका होता है। सॉरी, डायगोनल मैट्रिक्स होता है तो उसका इनवर्स मतलब बस डायगोनल एलिमेंट को उल्टा खोल। यहां अगर 5 3 4 5 होता, यहां 3 4 5 होता तो आंसर डायरेक्ट 1/3 1/4 1/5 आराम से, लेकिन यहां करना पड़ा, यहां करना पड़ा। ये सवाल डायरेक्शन कोसाइंस निकालो। आपको पता होगा कि किसी भी वेक्टर के जो आईजे के कोएफिशिएंट होते हैं, किसी भी वेक्टर के आई कैप जे कैप के कैप कोएफिशिएंट होते हैं, वो होते हैं उस वेक्टर के डीआरएस, डायरेक्शन रेशियोस। तो यहां पे डीआरएस क्या हुआ? डीआरएस होंगे 2 2 -1, डीआरएस होंगे 2 2 -1 बराबर। अब डीआरएस से डीसीएस कैसे निकाले? तो डीसीएस निकालने का तरीका होता है 2 डिवाइडेड बाय √2² 2² और -1 का स्क्वायर, 2 डिवाइडेड बाय सेम 2² 2² -1 का स्क्वायर, -1 अपॉन √2² 2² -1 का स्क्वायर। आई होप दिख रहा है, विजिबल है। तो ये बन गया 2/3 2/3 -1/3, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो -2/3 -2/3 1/3, क्योंकि किसी एक वेक्टर को कितने डीआरएस होंगे? इनफाइनाइट। तो डीसीएस आपको इस तरीके से लिखो या इस तरीके से लिखो। कभी कभी होता है ना कि ऑप्शन में आपको ये दिखता है, ये नहीं, तब भी चलेगा, ये भी उसी का आंसर है। तो इस तरीके से आपको इस सवाल को करना रहेगा। ओके, तो अभी देखते सवाल। देखो, वेक्टर से सवाल आ चुका है। ए बार बी बार सी बार आर पोजिशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट्स ए बी सी, है ना, और उन पोजिशन वेक्टर्स में ये रिलेशन दे रखा है, तो आपको बताना है कि सी डिवाइड्स बी ए, नॉट ए बी, सी बी ए को किस रेशियो में डिवाइड करेगा। आपको मैं बता दूं तो आपको याद होगा कि समझो यहां पे ए है, यहां पे बी है और यहां पे सी है, तो इसका पोजीशन वेक्टर ए बार, इसका सी बार, इसका बी बार, और यहां पे m/n रेशियो। तो यहां आप बोलते हो कि सी डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो m/n। वही अगर मैं कहूं कि बी ए क्या है, बी ए को किस रेशियो में डिवाइड किया, तो आपका आंसर होना चाहिए n/m। ये गलती मत करना, ये गलती मत करना, ऐसे होता है। तो यहां पे कैसा सीन है? अच्छा, बाय द वे, अगर ये आपका सीन है, ये आपका ऐसे सीन है, ए बार बी बार और यहां पे क्या है, सी बार, यहां पे m/n रेशियो है, तो सी बार इक्वल टू ये यहां जाता है, ये यहां जाता है, तो m बी बार प्लस n ए बार अपॉन m प्लस n। ये चीज आप याद रखें। यहां क्या सीन है? यहां अगर मैं देख रहा हूं तो मुझे दिख रहा है कि अगर मुझे सी बार को सी डिवाइड्स बी ए बोला है ना, तो यहां पे माइनस माइनस दिख रहा है, तो ये तो फॉर्मूला किसका हुआ? इंटरनल डिवीजन का। अब मुझे लगाना चाहिए एक्सटर्नल डिवीजन, क्योंकि क्वेश्चन में माइनस का सीन है पूरा, और सी ने बी ए को बोला है ना। तो देखो 5a बार -3 b बार इक्वल टू 2c बार, मतलब ये जो मैंने डिस्कशन किया इंटरनल डिवीजन का, यहां काम में नहीं आएगा, यहां आपका ये काम में नहीं आएगा। तो इसको ऐसे बनाते, देखो, तो यहां से सी बार को मैं क्या लिख सकता हूं? 5a बार -3 b बार अपॉन 2, सी बार इक्वल टू 5a बार -3 b बार अपॉन 5 - 2। अच्छा, बाय द वे ऐसे होता है, देखो यहां पे ए बैठा है, यहां पे बी बैठा है, यहां पे सी बैठा है, और ये रेशियो आपका m/n है, मतलब सी ने ए बी को एक्सटर्नली डिवाइड किया। तो यहां पे आप कहते हो कि सी डिवाइड्स ए बी एक्सटर्नली इन द रेशियो m/n, और वही बी ए को कहा जाए तो उल्टा। मतलब यहां कैसा है, यहां देखो, इस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहां ए बैठा है, यहां बी बैठा है, और यहां कहीं पे तो सी बैठा है। अब यम, ये अगर इसमें रिलेशन कैसा है,
ऐसा रिलेशन है सर, और अपने पास रिलेशन कैसा है, ये है। तो आप बता सकते हो मुझे कि यम कहां बैठेगा, यन कहां बैठेगा, बराबर। यम कहां बैठेगा और यन कहां बैठेगा। तो सी बार इक्वल टू 5a बार, इसके साथ जरा कंपेयर करो। तो यहां पे देखो ऐसा सीन है, सी डिवाइड ए बी एक्सटर्नली, तो बी बार आना चाहिए, लेकिन यहां क्या आ रहा है, ए बार। तो यहां पे मैं ऐसे, मेरा कंक्लूजन करना चाहिए मुझे इसको देखते हुए कि सी डिवाइड्स बी ए एक्सटर्नली इन द रेशो 5:3। आप बोलेंगे सर यहां पे ए बी था, आपने बी ए लिखा। बेटा ए बी था तो पहले बी बार आया था, फिर ए बार आया था। यहां पहले ए बार है, फिर बी बार है। तो यहां मेरा आंसर इस तरीके से लिखना चाहिए मुझे, 5:3, नॉट 3:5। अगर ए बी बोलता तो 3:5 सही था। ये फर्क है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। चलो तो इस क्वेश्चन को अभी करते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा है कि ये सवाल आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन का सवाल है, और वेरिएबल सेपरेबल का दिख भी रहा है कि वेरिएबल सेपरेबल हो सकते हैं, तो ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन में। तो यहां cos x cos y dy राइट में भेज दो, क्योंकि मुझे क्या करना है, मुझे x की टर्म एक तरफ, y की टर्म एक तरफ करनी है भाई, ये मेरा पहला काम है। तो sin x sin y dx, तो x की टर्म राइट में डालेंगे क्योंकि dx ऊपर चाहिए होता है और dy भी ऊपर चाहिए होता है, तो y की टर्म लेफ्ट में, x की टर्म राइट में। तो ये बनेगा आपका cos y अपॉन sin y dy, और ये बनेगा आपका sin x अपॉन cos x dx। हो गए वेरिएबल सेपरेट। इंटीग्रेट, इंटीग्रेट करोगे तो यहां पे cot y बनेगा, cot y का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ sin y। ये क्या बन गया, tan x, tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ sec x, log ऑफ sec x। और यहां कांस्टेंट log c लेना अच्छा रहेगा। अच्छा मतलब देखो क्या होता है, सारी टर्म अगर log में जा रही है तो कांस्टेंट भी log में जाने दो, सिंप्लीफाई करने को आसान होता है, बाकी कुछ नहीं। अगर किसी बच्चे ने नहीं सर मुझे log c नहीं, मुझे c ही लिखना है, लिखो, आंसर गलत नहीं है। लेकिन कैंसिलेशन हो या सिंप्लीफिकेशन हो नहीं होगा, लेकिन आप गलत नहीं हो। अगर पेपर चेकर स्मार्ट है, किसी विलेज प्लेस से अगर बिलोंग नहीं करता है, जहां पे ज्यादा अपडेट नहीं होता है टीचर, तो फिर मार्क्स में आपको सैक्रिफाइस करना पड़ सकता है। जो बोर्ड की बुक में जो जैसा दिया है ना कि भाई बाकी के टर्म लॉग में है तो कांस्टेंट भी लॉग में लेना होता है, वो फॉलो करो, अपना दिमाग मत लगाओ, क्योंकि मार्क्स लाने। एमसीक्यू के टाइम लगा सकते हो ना, एमसीक्यू तो है अपना दिमाग। तो यहां पे साइन वाई इक्वल टू क्या बनेगा, सी इंटू सेक एक्स। तो साइन वाई इक्वल टू सी अपॉन कॉस एक्स, इसे इधर लेके आओ। तो साइन वाई इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू सी, ये रहेगा मेरा जनरल सॉल्यूशन, ये रहेगा मेरा जनरल सॉल्यूशन, बराबर। इस तरीके से देखिए अगला सवाल क्वेश्चन 9 मैंने सॉल्व करके रखा है, क्योंकि ज्यादा कुछ लग नहीं रहा था मुझे कि इसको एक्सप्लेन करना भी चाहिए, फिर भी थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देता हूं। A line makes angle 45 degree and 60 degree with positive direction of y and z axis। तो y एक्सिस z एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है उसे बीटा गैमा बोलते हैं, और जो x एक्सिस के साथ एंगल बनता है उसे अल्फा बोलते हैं। तो बीटा गैमा दे रखा है, अल्फा निकालना, अल्फा निकालना, एंगल मेड बाय लाइन विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, अल्फा आपको निकालना। तो ये रूल आपको पता है कि हर लाइन ये रूल फॉलो करती है, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। तो वहां पे वैल्यूज रख दी और cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1/4 आया, लेकिन मुझे पता नहीं है कि अल्फा एक्यूट है कि ऑब्टूज है, इसलिए मैंने जब स्क्वायर रूट लिया तो प्लस माइनस दोनों केस ली। बच्चा यहाँ पे गलती करता है, एक ही केस लेता है प्लस 1/2। तो बेटा यहाँ पे आपके मार्क्स काटे जाएंगे, कम से कम आधा मार्क तो काटा जाएगा। आपको दोनों आंसर लिखना।
क्योंकि आपको पता नहीं ना अल्फा। हाँ, अगर क्वेश्चन में कहीं पे दिया होता कि फाइंड एंगल मेड बाय लाइन विथ फाइंड एक्यूट एंगल मेड बाय लाइन, अगर क्वेश्चन में बोला होता कि अल्फा एक्यूट है, तब आप बिंदास यहाँ पे प्लस वाला ही स्क्वायर रूट लेते टाइम सिर्फ एक केस लेते प्लस वाली। लेकिन यहां क्योंकि अल्फा पता नहीं है कि एक्यूट की ऑप्टूज है, दोनों आंसर होने चाहिए, नहीं तो आप गलत। आधा मार्क तो आपका वहां पे डिडक्ट होगा। यहां डेफिनेट इंटीग्रेशन का सवाल है, देखो 0 to π/2 अंडर रूट, ये होगा आपका 2 sin स्क्वायर 2x फॉर्मूला है। यहां √2 बाहर निकालेंगे तो 0 to π/2 ये क्या बचेगा sin 2x। अच्छा, सीईटी और जेई के टाइम में ये मैटर करता है। अभी देखो यहां पे जैसे कि अंडर रूट क्या था sin स्क्वायर 2x, काफी बच्चे मैंने देखा है सर टेंशन मत लो सर, स्क्वायर और स्क्वायर रूट काट दो, सीधा बोलता है बच्चा, गलत। इसका सॉल्यूशन बोलो या इसको लिखना मॉड sin 2x होता है। आप बोलोगे सर फिर आपने तो मॉड नहीं लिखा, आपने तो पॉजिटिव रखा है। भाई साहब यक्स कहां बिलोंग कर रहा है 0 to π/2, तो 2x कहां पे बिलोंग करेगा 0 से पाई, और 0 से पाई में ये वैल्यू क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है। sin 2x कहां पे 2x कहां पे बिलोंग करे 0 to पाई, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में ये हमेशा पॉजिटिव होता है ना, तो इसलिए मैंने प्लस लिया है, मैंने मॉड नहीं लिया। लेकिन अगर यहां ऐसी सिचुएशन आती कि ये वाली अंदर वाली वैल्यू कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव आती, तो मुझे दो केसेस लेने पड़ते। बात को समझो, बात को समझो। तो यहां पे √2 है और इसका इंटीग्रेशन आता है -cos 2x/2, बराबर। तो -cos 2x/2 इसका इंटीग्रेशन आता है। तो यहां आपने ऐसे काटा तो यहां पे माइनस भी बाहर ले लूंगा, तो ये बनेगा cos 2 × π/2 cos π माइनस cos 0, तो -1/√2 cos π होता है -1, cos 0 होता है +1, तो ये बन गया 2/√2, यानी आपका आंसर क्या बन गया √2। इस तरीके से आ रहा है मजा। तो बच्चों बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 11 में, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 में देखो क्या बोला है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। अब ये कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है, मतलब वो ये कोई स्पेसिफिक कर्व है नहीं, और हमें उससे लेना देना भी नहीं होना चाहिए। एट पॉइंट 0,4 तो हमें टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी। हमें क्या निकालना है, टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है। आपको पता है कि किसी भी कर्व का टेंजेंट का इक्वेशन अगर पॉइंट दिया होता है तो आप कैसे निकालते हो, आप पहले इसका डेरिवेटिव निकालते हो। तो dy/dx आपने निकाला 2x + 2e⁻x, इसका डेरिवेटिव हुआ। इसमें आप पॉइंट पुट करते हो 0,4, यानी x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4, y तो यहां पे है नहीं, तो dy/dx इक्वल टू कितना मिलने जा रहा है आपको, तो ये 0 + 2 × 1 यानी 2। ये क्या होता है, ये होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। देखो कभी भी कर्व की इक्वेशन को आपने डिफरेंशिएट किया और उसमें पॉइंट पुटअप किया तो आपको मिलता है टेंजेंट का इक्वेशन, टेंजेंट का इक्वेशन। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट किसी भी लाइन का, टेंजेंट क्या होती है, लाइन होती है। किसी भी लाइन का इक्वेशन क्या होता है, जब पॉइंट दिया होता है तो और स्लोप पता है तो y - y1 इक्वल टू m × x - x1। तो y - 4 और m है 2, x माइनस कितना 0, तो ये बन गया y इक्वल टू 2x + 4। आप इसे ऐसे ही रख सकते हो, y इक्वल टू 2x + 4 आपका इक्वेशन यहां पे मिलने जा रहा है। ओके, तो आपको पता है कि अगर कभी कभी नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करो भी सवाल आ सकता है, तो अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट 2 है तो नॉर्मल का स्लोप आप क्या लेते हो -1/2, और यहां पे m की जगह -1/2 लोगे तो आपको पॉइंट तो सेम रहेगा ना, तो आपको मिलेगा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। आगे बढ़ते, एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय, ये पता होगा आपको कि ये क्या है, पैराबोला है। किस टाइप का पैराबोला है सर, राइट हैंडेड पैराबोला है।
राइट हैंडेड पैराबोला, एक्स एक्सिस, ये लाइंस कैसे आएंगी, खड़ी लाइंस आएगी, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो पहले हम इसका प्रॉपर फिगर बनाते, इसका प्रॉपर फिगर बनाते तो आपको सीधा समझ में आ रहा होगा कि ये कुछ आपका पैराबोला रहेगा इस तरीके का, और ये आपकी x इक्वल टू 1 लाइन रहेगी ऐसी, देन x इक्वल टू 4 लाइन रहेगी, और आपको बोला है y ग्रेटर देन 0। अब y ग्रेटर देन 0 में मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये रहेगा आपका शेडेड एरिया। आप बोलोगे सर आपने बिटवीन x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 4 बोला, तो आपने सिर्फ ऊपर का क्यों लिया, क्योंकि मुझे दिया था y पॉजिटिव है और यहां आपको y नेगेटिव मिलेगा, तो ये नहीं ले सकते आप, y पॉजिटिव। तो बस आपको इंटीग्रेट करना रहेगा, एरिया निकालना है तो आपको इंटीग्रेट करना रहेगा 1 to 4 के बीच में, और इस कर का y इक्वेशन, इस कर का y इक्वेशन रहेगा 2 रूट x, इस कर का y इक्वेशन क्या रहेगा 2 रूट x। ठीक है, तो ये ऐसे, और रूट x का इंटीग्रेशन देखो ऐसे करेंगे, x की पावर 1/2 लिखेंगे, x की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, ये 1 to 4, और ये बन गया 4/3, तो 4 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2, तो 4 की पावर 3/2 कितनी होती है बच्चों, 8 होती है, माइनस 1, तो 7 4 जा 28/3 स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि एरिया है। ये आपका आंसर होना चाहिए। आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको करना रहेगा। ओके चलो, ओके स्टूडेंट, तो देखिए ये सवाल आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 13 2 मार्क्स का, और ये सवाल है आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, और पीडीएफ का सवाल है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। पीडीएफ क्या होता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ज्यादा लोड मत लो, क्वेश्चन काफी आसान है। स्मॉल एफ एक्स ये दे रखा है 1/5, आपको याद होगा अगर सीडीएफ होता है तो कैपिटल एफ एक्स उसका नोटेशन होता है, कैपिटल एफ एक्स उसका नोटेशन होता है सीडीएफ के लिए। पीडीएफ के लिए नोटेशन होता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन स्मॉल एफ एक्स। एक्स का इंटरवल दे रखा है 0 से लेके 5 तक, 0 से लेके 5 तक, और जब एक्स 0 से 5 के अलावा कुछ होगा तो अदरवाइज एफ एक्स का वैल्यू 0 है। और एक्स क्या है, वेटिंग टाइम है इन मिनट फॉर अ बस। फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट वेटिंग टाइम इज बिटवीन 1 to 3 एंड सेकंड केस वेटिंग टाइम इज मोर देन 4 मिनट। करते कैसे ऐसे सवालों को देखो जरा। ये अब जैसे कि ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन में जो पूछा है तो आपको फाइंड करना होता है बस इसे, ये 1 to 3। अब देख लेना 1 to 3 इसके बीच में लाए होता है क्या, बिल्कुल होता है, और सवाल भी वैसे ही पूछेगा, वो उसके बीच में लाए होने वाले सवाल पूछेगा। और जो आपका सेकंड सवाल है कि वेटिंग टाइम इज मोर देन 4 मिनट, सर 4 से बड़ा, लेकिन अपना यक्स तो 5 से छोटा है ना, तो 4 से बड़ा, तो अपर लिमिट आपको लेनी है इसकी मैक्सिमम वैल्यू, यक्स की मैक्सिमम वैल्यू। अगर ये सवाल ऐसे होता कि वेटिंग टाइम इज लेस देन 4 मिनट, तो मेरी लिमिट क्या होती, तो मेरी लिमिट होती 0 से 4। अगर यहां पे मोर की जगह लेस आया होता, मोर की जगह अगर लेस वर्ड आता तो मेरा लिमिट होता 0 to 4। ये चीज याद रखना, क्योंकि लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 5 है। तो बस इसे आपको सॉल्व करना है, और इसे सॉल्व करना कौन सी बड़ी बात है भाई, आसान तो है। तो देखो, तो 1 to 3, तो 1 to 3 एफ एक्स क्या दे रखा है 1/5, क्योंकि 1 to 3 इसमें आता है ना, तो 1/5, 1/5 का इंटीग्रेशन 1/5 इंटू एक्स, और आप लिमिट लगा दो, तो 1/5 3 - 1, तो सिंपली इसका आंसर कितना आएगा 2/5, खत्म। सेकंड केस 4 to 5 फंक्शन है मेरा 1/5, तो ये आएगा 1/5 इंटू 1/5 का इंटीग्रेशन एक्स, तो 1/5 5 - 4, और ये मेरा
1/5 आंसर मिल गया, भले भले, बराबर। तो इतना आसान तरीके से सवाल को करना होता है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का सवाल, पीडीएफ का। पीडीएफ टीएमएफ होता है तो यक्स इंटरवल में नहीं होता है, यक्स इक्वल टू 0 1 2 3 4 ऐसे कुछ दिया होता है। जब पीडीएफ वर्ड आता है तो यक्स हमेशा इंटरवल में दिया रहेगा, ये चीज आप देख लेंगे। ओके, चलो ओके। तो अभी ये सेक्शन बी का 14th सवाल है और ये लास्ट सवाल है इस सेक्शन का। 14 में से 8 सॉल्व करने बच्चों, तो 6 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो इस सेक्शन से। तो जरा स्मार्ट तरीके से क्वेश्चन चूज करो जो आपको इजी लगता है, सारी करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ओके, तो ये सवाल, हाँ अगर आपको लगता है कि आपका पूरा पेपर बन गया, आउट ऑफ पेपर बन गया, टाइम बचा हुआ है, तो एक हाथ दो आप एक्स्ट्रा सॉल्व कर सकते हो, लेकिन जो आप सॉल्व कर रहे हो ना उसे अच्छे तरीके से करने की कोशिश करो, उसे अच्छे तरीके से करने की कोशिश करो। टाइम अगर नहीं बचता है तो भी चलेगा, पहली बात। और डाई थ्रोन 6 टाइम्स, डाई को 6 बार फेंका है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि ये सवाल है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, ये सवाल है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। तो n आपका क्या है, 6 है। गेटिंग ऑड नंबर इज सक्सेस। देखो डाई ऐसे 6 बार फेंका है, डाई को आपने कितने बार फेंका है, 6 बार। लेकिन P और Q क्या होता है, P होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन 1 अटेम्प्ट। अच्छा, डाई कितनी बार फेंका है, 6 बार। जब आपने एक बार डाई फेंका तब आपका ऑड आने का प्रोबेबिलिटी कितना, 3/6। 6 में से 3 बार ऑड आएगा, यानी 1/2 हुआ। तो बेटा P होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन 1 अटेम्प्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन 1 अटेम्प्ट। 6 के 6 अटेम्प्ट में नहीं देखना होता है, याद रखो। तो आप डाई 6 बार फेंका है, लेकिन एक बार फेंकोगे तो ऑड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, आउट ऑफ 6 3 बार, यानी 1/2। तो P आपका क्या हो गया, 1/2। ऐसे निकालना होता है P। और Q आपका क्या होता है, 1 - P, यानी Q का वैल्यू भी कितना बना, 1/2 बना। ओके, नाउ आपको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 सक्सेस। तो P ऑफ x इक्वल टू 5 आपको निकालना। आपको मैं बता दूं, P ऑफ x इक्वल टू R मान लो, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, NCR P पावर R Q पावर n माइनस R, है ना। तो यहां पे आपको बोला है P ऑफ x इक्वल टू 5, तो n यानी 6 है और R यानी कितना है, 5। तो P यानी 1/2 है और यहां पे 5 बना, और यहां पे 1/2 की पावर कितनी बन गई, 1। तो 6C5 कितना होता है, 6 होता है, 6 होता है। और ये 1/2 की पावर 5 इंटू 1/2, तो ये 6/2 की पावर 5 कितना, 32, 2 जा 64। तो ये 2 3 जा और ये 32, इससे आगे इसको रिड्यूस नहीं कर सकते। तो यही आपका आंसर होगा 3/32। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का ठीक ठाक सवाल था, इजी वाला सवाल था, बस इस तरीके से आपको करना होता है, ये चीज आप याद रखो। ओके,